4 मई को पता लग जाएगा साहब कि इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। असम में 9 तारीख को, 9 अप्रैल को, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होगा। 2 चरणों में, इसको लेकर अलग से सियासत छिड़ी हुई है कि पिछली बार 8 चरणों में था, इस बार 2 चरणों में। 23 अप्रैल को बंगाल में चुनाव होंगे और 29 अप्रैल को बंगाल में चुनाव होंगे। केरलम में 9 अप्रैल को, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को और 1 तारीख जिसका सबको रहेगा इंतजार। हालांकि वोटिंग के बाद 9 अप्रैल से इंतजार बड़ा लंबा होगा असम के लोगों के लिए और 4 मई को जाके जो है काउंटिंग होगी। 4 मई को जाकर काउंटिंग होगी। 5 राज्यों में यह चुनाव का ऐलान जो है वो अब से थोड़ी देर पहले कर दिया गया है। 2 चरणों में बंगाल में चुनाव होगा। अब दीदी लगाएंगी चौका या बीजेपी को मिलेगा मौका, दीदी अपना गढ़ बचा पाएंगी या फिर पूर्व के आखिरी किले को भी बीजेपी जीत लेगी। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सत्ता बरकरार रहेगी या कांग्रेस की 10 साल बाद वापसी होगी वहां पर। अब देखिए तमिलनाडु पर भी नजर आएगी। ऐसा नहीं है सिर्फ बंगाल बंगाल बंगाल। तमिलनाडु में स्टालिन सत्ता में वापसी करेंगे या फिर एनडीए इस बार सरकार बनाने में कामयाब होगा या फिर स्टार अभिनेता विजय अब सफल राजनेता भी बन जाएंगे। केरल में भी समझिए लेफ्ट 10 साल बाद भी सरकार बरकरार रखने के लिए लड़ेगा। यानी इन 5 राज्यों में लड़ाई बहुत तगड़ी है, टक्कर बहुत तगड़ी है। बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा क्षेत्रीय दलों की है। दांव पर है 5 राज्यों की चुनावी सत्ता, 5 राज्य। और यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फिर उसके बाद यूपी का चुनाव होगा। इन राज्यों के नतीजों का असर यूपी उत्तराखंड पर भी होगा। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही यह भी साफ तय होगा कि पूर्व का आखिरी किला जीतना ही बीजेपी का असली और आखिरी टारगेट होगा। देखिए बंगाल में बीते चुनाव में बीजेपी को लेकर बार बार कहा जा रहा है साहब कि 3 से 77 का सफर तय किया बीजेपी ने। 40%, 38-40% वोट शेयर, 77, 3 से 77। इस बार 148 का मैजिकल फिगर क्या क्रॉस कर पाएगी बीजेपी? ममता लगाएंगी चौका या बीजेपी को मिलेगा मौका? ममता बनर्जी भी तारीखों के ऐलान के आखिरी वक्त एक दाव उन्होंने चल दिया साहब। डीए सरकारी कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश वो करती दिखी और तारीखों के ऐलान के साथ ही मैं 1.25 घंटे पहले, इसको भी समझिएगा, तारीखों के ऐलान से मैं 1.25 घंटे पहले ममता बनर्जी ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को डीए मार्च 2026 से 2019 का मतलब जो डीए उनको मिलेगा रेट्रोस्पेक्टिव। अब इस फैसले से साफ है कि ममता बनर्जी चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि वो जानती है कि सामने बीजेपी है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला आपको नजर आ रहे हैं। शहजाद भाई बहुत बहुत स्वागत। और आपको सीटों में नजर आए ना आए लेकिन डिबेट्स में नजर आते हैं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट से हैं। विवेक भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आप दोनों से सवाल लूंगा लेकिन आज एक चीज का बस जिक्र करना जरूरी क्योंकि ऐलान के साथ ही जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो बताना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने कह दिया है कि पीएम की घोषणाओं के बाद ईसी को चुनाव याद आया। जयराम रमेश ने भी कह दिया कि एमसीसी जो है 2014 से मोदी का कैंपेन कोड बना है। मतलब चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग जो है वो सहयोगी की तरह काम कर रहा है। शिवसेना यूबीडी के संजय राउत ने कहा कि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। ये तब हाल है जब आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। अब क्या चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब हार मान ली है, नहीं मान ली है? और लेफ्ट के अनंत मोल्ला कह रहे हैं कि बंगाल की वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। अब ये चुनाव से पहले अगर यह हाल है तो फिर चुनाव के बाद क्या होगा? ये पहले से क्या सरेंडर मोड में है ऑपोजिशन? अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान आज ही हुआ है। शहजाद, पीएम की घोषणाओं के बाद ही इसी को चुनाव याद आया? मोटा मोटा लब्बो-लुबाब यही है कि इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री आकर जो है घोषणा कर देंगे, फिर अचानक इसी को याद आए चलिए आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देते हैं। कांग्रेस कह रही है। शहजाद, मुझे तो बताया गया है कि डीएमके ने प्लान किया था कि वो लगभग 50,000 करोड़ के अनाउंसमेंट करना चाहती थी और क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई और स्टालिन साहब चुनाव को प्रभावित करने के लिए 50,000 करोड़ की घोषणा नहीं कर पाए, इसीलिए वो मातम मना रहे। एमसीसी का मतलब क्या है? मातम एंड चिल्लाने का कोड, मातम एंड चिल्लाना कोड। अब देखिए ना, चुनाव जब घोषणा होती है, जो भी लोकतंत्र में भरोसा रखता है वो तो बोलता है अरे वाह, एक इतना बड़ा अवसर आ गया, जनता से कनेक्ट करेंगे, जनता के पास जाएंगे, काम गिनाएंगे, हमारा आसाम में काम गिनाएंगे, इतना फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, घुसपैठे को लात मार के भगाया, हम काम गिनाएंगे, जनता के पास जाने का मौका। और जो जनता से कटे हुए रहते हैं वो मातम मना रहे हैं। और पहले अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में इन्होंने क्या किया, पोस्ट पोल एक्सक्यूज बनाते थे, अब प्री पोल एक्सक्यूज बनाने लगे। चुनाव से पहले ही प्री पोल एग्जाम में जो इन्विजिलेटर है ना उसी पर डाउट है। पर अभी देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक बहुत अच्छी चीज हो रही है। टीएमसी मतलब तानाशाही मुझे चाहिए,
टीएमसी मतलब तुष्टीकरण मुझे चाहिए, बाबरी, बहारी और बलात्कारी के बचाव में जो काम करता है, और ये तो विवेक जी भी मुझसे एग्री करेंगे, उस सरकार का समय समाप्त हुआ है। तो तमिलनाडु में भ्रष्टाचार और परिवारवाद की सरकार का समय समाप्त हुआ है। और आखिरी केरलम में हमने नाम रखा, अभी केरलम जो पुश्तैनी नाम है, पुराना नाम है, केरलम में सबरीमला के साथ धोखा करने वाले हमास और जमात की पैरवी करने वाले लोगों को भी लात मारने वाली है जनता। नहीं तो ये कोइंसिडेंस था, पीएम की घोषणाओं के बाद इसी का चुनाव ऐलान, ये कोइंसिडेंस था, संयोग था? अब देखिए ऐसा है कि कुछ लोग रैली और चुनाव के लिए निकलते ही नहीं है भाई। राहुल गांधी जी अगर चुनाव से के लिए निकलते ही नहीं, और हम लोग तो हमेशा जनता के बीच रहते हैं। आपको क्या लगता है आज के बाद मोदी जी नहीं जाने वाले रैली में? तो ये संयोग था सिर्फ। मैं आपसे कह रहा हूं ना, असली प्रयोग तो ये था। कांग्रेस ने जो कहा वो मैं आपसे सवाल ले रहा हूं। हाँ। तो ये कोइंसिडेंस था। मैं आपको बता रहा हूं असली तो ये था कि क्योंकि डीएम के 50,000 करोड़ के अनाउंसमेंट करना चाहती थी, वो नहीं कर पाई। तो उनके अनाउंसमेंट से पहले और आपके अनाउंसमेंट के बाद ईसी की पीसी। अब देखिए इलेक्शन कमीशन अपने विवेक के हिसाब से तो जो है तय करता है चुनाव कब करना है उसको, वो उसका विवेक अधिकार, विशेष अधिकार है। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन सी इनको संवैधानिक संस्था पे भरोसा है? ईसी अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और विशेषाधिकार है। नहीं, ये विवेक बताया, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए स्पीकर पर भरोसा नहीं, प्रेसिडेंट पर भरोसा नहीं, वाइस प्रेसिडेंट पर भरोसा नहीं, पीएम पर हो सकता उनका टेक ना हो सकता उनको भरोसा हो। ये तो कांग्रेस का स्टैंड था, विवेक भाई का हो सकता अलग स्टैंड। पहले तो आप इनसे ये पूछो कि विवेक से ये पूछो केरलम में इंडिया अलायंस कौन है? विवेक आपको क्या लगता है ये है क्या पीएम की घोषणाओं के बाद ईसी को चुनाव अचानक याद आया? भरोसा नहीं है सबको लेफ्ट। मैं तो सबके बयान पढ़ रहा था, शिवसेना, यूबीटी, जयराम रमेश, कांग्रेस, पूरा ऑपोजिशन कह रहा है कि चुनाव आयोग मिला हुआ है, एमसीसी मोदी का कैंपेन कोड है, मोदी का कैंपेन कोड एमसीसी। जी आपको भी ऐसा लगता है? देखिए आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हाँ सुनिए आप, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था इलेक्शन कमीशन का, उसमें आपके चैनल के पत्रकारों ने सवाल जवाब किए और इम्पीचमेंट के बारे में भी पूछा न्यूज़ 18 के पत्रकारों ने कि साहब बताइए आपके खिलाफ एक इम्पीचमेंट अपोजिशन ला रहा है, आपका क्या कहना है? तो नो कमेंट्स, मुंह छुपा के चले गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नहीं उत्तर दिया उन्होंने पत्रकारों का आपके चैनल के। तो देखिए इस वक्त ये बड़े एक दुखद बात है कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा अविश्वास इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश जी, इन सब लोगों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जो उठा हुआ है, ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है और इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एवरीबडी इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन। आपने भी वही सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री रैलीज कर लेते हैं, वादे कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े मिस्टीरियसली उसके ठीक बात हो जाता है। मेरा दूसरा एक सवाल, पिछली बार 8 चरण में बंगाल का चुनाव हुआ था और उसका एक लॉजिक दिया था इलेक्शन कमीशन ने, कहा साहब स्थिति बहुत बुरी है, बड़ा वायलेंस है, मारपीट है, पैरामिलिट्री की सख्त जरूरत है, इसलिए इसको हम वी कांट डू इट इन 1 फेज और 2 फेज और 3 फेज, तो ऑल इज नॉट वेल एंड वी नीड इट। उन्होंने एक लॉजिक दिया साहब। अब अचानक 2 फेज पे आप आ गए, आप 2 फेज पे आ गए, अब हम 2 फेज में कर देंगे, तो क्या सब ठीक हो गया है? अब बंगाल सब बढ़िया है, चंगा है? विवेक जी विश्वास अविश्वास है ना, मेरा सवाल है मेरा एक जी। नहीं विश्वास अविश्वास की इसी पर बात तब होगी जब आप कुछ सीट, आपकी कितनी सीटें इस वक्त बंगाल में? बहुत ज्यादा नहीं, हमारी बंगाल में सीटें हमारी काउंसलर लेवल पर हैं, हमारे विधायक नहीं है, लेकिन वी आर अ कैडर बेस्ड पार्टी। कितनी सीटें आप? नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता सर। आप लेफ्ट का, सर एक मिनट, आप लेफ्ट को बहुत कम आंक रहे हैं, आप समझ गए ना, आप बहुत कम आंक रहे हैं और कैडर बेस्ड पार्टी है जी। नहीं सर, मैं आपसे पूछता हूं, आप बता दें तृणमूल कांग्रेस की शेल्फ लाइफ क्या है, ममता बनर्जी की वो तो और मोदी साहब की शेल्फ लाइफ क्या है? वो तो आप पर तय करेगा कि आप किस तरफ से खेलेंगे, क्योंकि आपने जीतना हारना तो है नहीं, आपने तो जिताने के लिए लड़ना है, हराने के लिए लड़ना है। बीजेपी का, हाँ आप सुने सर, बीजेपी का स्ट्रेंथ संघ और उसका कैडर है और लेफ्ट का अपना एक कैडर है। वी मे बी डाउन, वी आर नॉट आउट, वी आर वेरी स्ट्रांग इन त्रिपुरा। हमारे अभी भी 16 एमएलए थे बिहार में, अब की बार कम हुए, एक प्रेजेंस केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। विवेक भाई, क्योंकि आपने बंगाल का जिक्र किया, मुझे लगा बंगाल में आप नहीं आंक सकते। नहीं, मैं नहीं कम आंक रहा हूं, बंगाल की जनता में लड़ रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली बंगाल का जिक्र किया कि चुनाव आयोग निष्पक्षता, विश्वास, बिल्कुल किया मैंने, तो मुझे लगा आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे। मैंने मुझे कोई लॉजिक दे देना सर इस बार। अंडा है सर मैं कह रहा हूं, नहीं, वो तो कोई लॉजिक ही नहीं है। मेरी सीटें हो या ना हो, दो फेज में इलेक्शन हो रहा है, किस लॉजिक पे? वो तो टीएमसी ने मांग करी थी। मुझे बताएं ना, सब ठीक हो गया है वहां पे, पैरामिलिट्री नहीं चाहिए, आर्मी नहीं चाहिए। विवेक भाई मैं बताऊं, अगर 8 चरणों में होता तो आप लोग छाती पीटते, 8 में क्यों हो रहा है?
2 में होता तो कहते 2 में नहीं, क्यों हो रहा है, नहीं, ये 4 सब में होता logic तो नहीं, सर, कहते आप मुझे 4 में logic क्यों हो रहा बताइए ना, आप है। मेरे मैं character लॉजिक, पे आ जाते हैं अच्छा हर लॉजिक बार। लॉजिक लॉजिक You don't लॉजिक have to come on ठीक my है। character, हर्षवर्धन now you give me the त्रिपाठी, logic, there must सर be a एक logic, मिनट, ना। बड़े दिनों शहजाद बाद आप ही बोलिएगा। लॉजिक है कि ऑपोजिशन पार्टीज ने मांग की थी 2 से 3 चरणों में होना चाहिए, एक सवाल। ऑपोजिशन पार्टीज ने। अरे ठीक है, तो इसका मतलब Exactly. पिछली बार गलत था इलेक्शन विवेक भाई, कमीशन। मैं सर वो आपसे कोविड का टाइम था, आपको पता होना चाहिए, आप बिना कोविड रिसर्च का। करे बैठे हैं। वो कोविड का टाइम था। अब आप बताइए, दीजिए जवाब, देखिए- मुंडी मत हिलाइए, जवाब नहीं दीजिए। सर, वो इस कोविड बार- का टाइम था। हाँ, बताइए अब। मैं जवाब दे देता हूँ, सर सुन लीजिए, आप सुनिए सर। पिछली बार का लॉजिक था, इनको लगा था हम पैरामिलिट्री वगैरह अरे भेज कोविड का करके टाइम लंबा था। स्ट्रेच करके विवेक मैनिपुलेट भाई, करने की कहाँ कोशिश करेंगे। जबरदस्ती इस का बार- विरोध के नाम पर विरोध मत सर, करिए, आप सुन फैक्चुअल लीजिए बात ना, करिए। सर, अब वो आप कोविड बोलने का तो टाइम दीजिए, था, 8 सर, चरणों में प्लीज। चुनाव हुआ था, तो इस factual बार 2 बोलने तो चरणों दीजिए में। महाराज, 10 सेकंड में कौन सा शहजाद, चलिए हो गया विवेक सर, भाई, हो गया, हो बड़े गया। दिनों इसलिए है बाद क्योंकि इनको लगता विवेक है जी। कि ममता इज द ओनली स्टार कैंपेनर। ठीक है, ठीक है ठीक है। विवेक जी, ममता बड़े is the दिनों हर्षवर्धन only बाद त्रिपाठी star आ रहा हूं, campaigner, पहले ऐसा शहजाद। बीजेपी को लगता है। हर्षवर्धन जी से दो 10 फेज सेकंड में उधार होगा पे तो ये लेकर ज्यादा स्टार विवेक जी कैंपेनर थोड़ा होगा। एक ठीक है। सवाल आप ही से है, हाँ, आप ही से प्लीज, सवाल है। शहजाद। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई जी। है विवेक भाई से। बोलिए साहब। हाँ विवेक भाई, ऐसा है, सबसे पहले आपको भी शुभकामनाएं। जी सर। और आप भी मानते हैं बंगाल में महाजंगल राज Thank चल you। रहा है, इसलिए आप ज्यादा चरणों में चलते हैं। एनीवे, मेरा बिल्कुल। आपसे एक सैद्धांतिक सवाल है। बिल्कुल। ये अमन जी, ऐसा होगा, जी। देखिए विवेक जी डिबेट में आएंगे और फिर कैमरा हाँ कैमरा। सुनिए, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Zoom out जब करिए भाई थोड़ा जब बंगाल पे डिबेट होगी तो विवेक जी कांग्रेसी के हाथ में हाथ डालेंगे और बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम साथ में हैं। और फिर केरला पे जैसे जाएंगे तो कांग्रेसी को धकेल देंगे, बोलेंगे मैं कांग्रेसी के खिलाफ हूं। अब आपने क्या कर दिया, आपने केरल और बंगाल दोनों की डिबेट आज एक डिबेट में डाल दी है। तो ये फंस गए हैं। अब क्या करेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे। अब विवेक को 2 विवेक बनाने, एआई से एक और विवेक आएगा। एक विवेक जो है बंगाल के साथ बैठा रहेगा कांग्रेस के साथ, और एक एआई वाला विवेक केरला में अपोज करेगा। ठीक है। अब देखना 2 विवेक जनरेट होंगे। ये विवेक एआई वाला विवेक तैयार कर दो। चलिए, केरल और बंगाल, लेफ्ट इधर उधर कहाँ किधर पता नहीं, लेकिन पहले एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो रिएक्शंस है, मैं उसी पर एक कमेंट आपका चाहूंगा। ये तो लड़ने से पहले सरेंडर हो गया ना शायद। वो पहले ही कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। घोषणाओं के बाद ईसी को चुनाव याद आया, एमसीसी मोदी का कैंपेन कोड बन गया है। ये तो चुनाव से पहले ही सरेंडर है, फिर और क्या है? फिर आपको पता है होना आना कुछ है नहीं, एग्जाम में बैठना तो पड़ेगा ही। पहले ही मॉल बना दो, टीचर मिला हुआ है। नहीं अमन भाई, लोकतंत्र में 0 सीटें जीतने वाली पार्टियों को भी उतना ही अधिकार है। ये आप अत्याचार कर रहे थे, अभी आप सीटें पूछ रहे थे। मेरा मानना है कि चाहे एक भी सीट हो या ना हो, वो भले जनता ने उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया हो, लेकिन उनको अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है और कह सकता है कि भाई हम बड़े ताकतवर हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है, और जब मैंने ये देखा तो मुझे लगता है कि बिना किसी किंतु परंतु के चुनाव आयोग की, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जमकर प्रशंसा करनी चाहिए। और मैं पहले कई बार आलोचना कर चुका हूं कि एक तरफ तो भारत सरकार, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, दूसरी तरफ 5, 6, 7, 8 इतने चरणों में एक राज्य के चुनाव होते हैं। तो भैया अगर एक राज्य में 6, 6, 7, 7, 8, 8 चरण होंगे, अब बड़ा सुंदर है कि सभी राज्यों में एक एक चरण में चुनाव हो रहे हैं। 1 तारीख को चुनाव हो रहा, होना चाहिए वही। और पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। ईश्वर करे कि अगली बार ये भी 1 चरण में हो। मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए इससे सुखद स्थिति नहीं है। 91 जो आंकड़े में देख रहा था, तथ्य में देख रहा था, तो शायद 91 के बाद है कि ये मतलब कम चरणों में हुए, नहीं तो 5, 6, 7, 8 ऐसे चरणों में चुनाव होते थे। तो चूंकि पश्चिम बंगाल की जो दुर्दशा, सही कह रहे हैं, चूंकि उनको ज्यादा अनुमान भी है, जितनी दुर्दशा कम्युनिस्टों ने की है, जो वहां क्राइम, जिस तरह का अपराध, वो भी पॉलिटिकल क्राइम जो होता है, तो उनको पता है कि चुनाव इससे कम में हो नहीं सकता। बूथ कैप्चरिंग के लिए भी कम्युनिस्टों को इतना समय चाहिए था और अपराध के लिए भी चाहिए था। ममता जी ने उसको थोड़ा अडॉप्ट किया। पूरे देश में कहीं अमन भाई कहीं कोई उस तरह से नहीं हिंसा हुई, नहीं, लेकिन बंगाल में हो जाती तो कह रहे हैं बंगाल में अभी भी जंगल राज वाले हालात है। कहां से 2 चरणों में, मिनिमम 7-8 चरण चाहिए, वो तो अभी भी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसके बावजूद अगर चुनाव आयोग कर रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छी तैयारी की है। पूरी कड़ाई के साथ वहां डिप्लॉयमेंट होना चाहिए फोर्सेज का, और अच्छे से चुनाव होना चाहिए। कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उसको कानूनी दायरे में एकदम दुरुस्त कीजिए, फिर वो मतलब राइट टाइम कर दीजिए जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले तो चुनाव। सवाल ये भी है ना सर, ऐसा क्या बदल गया? वो बार बार विवेक जी भी यही पूछ रहे हैं, भाई 21 में 8 चरण, 2 चरण, ऐसा क्या बदल गया वहां पर? वो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी भी कौन सा आसान रहने वाला है? चुनाव जो हाल हम देखते हैं अभी भी कौन सा आसान रहने वाला है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। तो बदला ये है
कि चुनाव आयोग जिस तरह से प्रोएक्टिव हुआ है और स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर, जब स्टेट मशीनरी चल रही होती है, जब चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रही होती है, तो रूलर का लॉ चल रहा है, जो हमने नहीं, हाई कोर्ट ने और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है रूलर का लॉ है, वो लॉ का रूल नहीं है। तो वो सीधा सा है, जब चुनाव आयोग अपने नियंत्रण में लेगा तो उसने ये असेसमेंट किया होगा, ये अनुमान लगाया होगा और उसकी तैयारी की है। खुद मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ उनके दोनों चुनाव आयुक्त की टीम वहां थी और उन्होंने तैयारी करके दिखाया। और पहले के भी जो चुनाव हुए हैं, अभी बिहार का चुनाव था, उस वक्त भी बहुत कुछ आशंका जताई जा रही थी, सब एकदम दुरुस्त हुआ। तो मैं ये मानता हूं कि ये पूरी तरह से चुनाव आयोग को, उनको बधाई देना चाहिए। और अब पार्टियों को भी हिंसा करने से बचना चाहिए, चाहे शून्य वाली पार्टी हो और चाहे प्रचंड बहुमत वाली पार्टी। सर वो शून्य वाला लॉजिक मैंने इसलिए दिया था ना, जैसे होता ना 100 नंबर का एग्जाम है, किसी के 0 नंबर आ रहे हैं, वो ज्यादा क्लास में शोर मचा रहा है, वो ज्यादा शोर मचा रहा है कि पेपर ऐसा था वैसा था, उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया पेपर। मैं इसलिए उस संदर्भ में मैं बोल रहा था। नहीं अमन भाई, आप लगातार अत्याचार कर रहे हैं। अरे भाई, जिसके पास शून्य नंबर है तो उसको तो पता है ना, तो वो शोर मचा रहा है। जिसके पास लिखने के लिए गिरिराज सिंह को सुना देते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर। आगे से केरल के चुनाव, एक बार गिरिराज सिंह को सुन लीजिए, बंगाल चुनाव को लेकर एक बार गिरिराज सिंह को सुन लेते हैं, सुनिए एक बार। चुनाव आयोग के सामने वो चुनौती है कि टीएमसी के गुंडे वहां पे ठीक ढंग से काम करें, वोटर को धमकाए नहीं, वोटर को भड़काए नहीं। चुनाव इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। विवेक भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो विंडिक्टिव पॉलिसीज है, डिस्क्राइब करना है, बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट करना है, जो लोग बंगाल में रहते हैं इमिनेंट पर्सन उसको इंसल्ट कर रहे हैं, जो सिटीजनशिप लेकर वो पॉलिटिक्स कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है एसआईआर के नाम पे, इसका खिलाफ बंगला वोट देगा। 250 से ज्यादा तृणमूल सीट जीतने वाला है। ममता बनर्जी अभी ये विथ शी विल रिटर्न बैक विथ more than 250 MLAs in the assembly. एसआईआर के नाम पर बंगाली लोगों का हरासमेंट हो रहा है टीएमसी। लेकिन विवेक भाई, ये जो आप मेरे ख्याल से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंगल राज वाली स्थिति बदली नहीं है, अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ममता राज में बहुत ज्यादा है, यानी कि आप भी बदलाव के पक्ष में हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बदलाव के पक्ष में आप। नहीं, हम बदलाव के पक्ष में बिल्कुल है। हम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हमारे कैंडिडेट उतरेंगे, हम लड़ेंगे। वो बहुत बार हमारे दफ्तरों पे हमला हुआ, हमने हमेशा कंप्लेन करी। और जब अस्पताल वाला कांड हुआ था जिसमें महिला टीएमसी नहीं तो कौन? तो नहीं, दीदी नहीं तो हम दीदी नहीं तो हम। लेकिन सुनिए सर, हर चीज की शेल्फ लाइफ होती है। हमारा यही एक कंप्लेन है अमन भाई, हमारी कंप्लेन सुन लीजिए। जी प्लीज नहीं, फुरफुरा शरीफ नहीं, आप सुनिए मेरी कंप्लेन सुन लीजिए एक बार, अगर आप सुन लें। मेरी कंप्लेन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज स्टिल बैड। कुछ भी बदलाव ऐसे तो है नहीं वहां पे। हम जो हल्ला तब मचा रहे थे वही हल्ला बीजेपी वाले भी मचाते थे। आपके रहते तो और ज्यादा हालात खराब थे, जो हर्षवर्धन जी ने बताया। तब तो और मेरे ख्याल से कितने चरणों में चुनाव होते थे? नहीं हुए। नहीं, तब कितने चरणों में चुनाव होता था? अगर चरणों में चुनाव ही लॉ एंड ऑर्डर का पैमाना है, रुकिए ना, सिंगल फेज नहीं तो अभी कौन सा हालात बेहतर? सिंगल फेज वाजपेयी के टाइम में आपके समय में तो 40 साल का लेफ्ट का जो शासन था, उसको उसी के खिलाफ तो ममता आई थी कि खूनी शासन था, कितने लोग मारे गए, कितना अत्याचार हुआ। उससे क्या हो गया? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कम्युनिस्टों के कार्यकाल में कम्युनल वायलेंस कभी नहीं हुआ। नंबर 1, वाजपेयी हमारे जब प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि शहजाद बैठे हैं बीजेपी से, तब कम्युनिस्टों की सरकार थी। 2001 में भी सिंगल फेज में इलेक्शन हुआ था। ठीक है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब हम और बीजेपी सब लोग हल्ला मचा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो बीजेपी ने सिर्फ एक गेम खेला है जो कि बैकफायर करेगा। ये कहते हैं कि साहब देयर इज ओनली 1 स्टार प्रचारक इन तृणमूल कांग्रेस, ममता, और हमारे पास बीजेपी के बहुत सारे हैं साहब। तो अगर हम सिंगल फेज में हम उसको अगर 2 फेजेस में हम कंसोलिडेट कर देंगे तो ममता कम प्रचार कर पाएगी, हमारा इफेक्ट ज्यादा होगा। ये लॉजिक नहीं चलती। ये तो मनोजीत मंडल है हमारे साथ, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे जी। ये तो अपोजिशन पार्टीज की संभवतः डिमांड थी सर। मनोजीत भाई, अगर मैं गलत हूं मुझे सही करिएगा कि कम चरणों में हो, 2 से 3 चरणों में हो, ये शायद अपोजिशन की ही मांग थी। देखिए, 2 हो या 3 हो, टीएमसी फिर से वापस आ रही है और ज्यादा बहुमत लेके आएगी। आप ये देख लीजिए, बीजेपी का जो एंटी पीपल पॉलिसीज है, खास करके एसआईआर, ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स
उसके खिलाफ ये बंगाल की जनता ने वोट देगी। और उसी के साथ साथ ममता दी के जो उन्नयन की जो धारा है, जो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स, करीब करीब 100 के आसपास जो स्कीम्स है, उसी के समर्थन में वोट देगी। ये तैयार हो गया। आप देख लीजिए, जो पहले दफा जो हुआ था 2021 में, इस तरह का माहौल इस बार बिल्कुल बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये टीएमसी उस टीएमसी की तरह नहीं है। ये टीएमसी बहुत ही फॉर्मिडेबल है, क्योंकि अभी सिर्फ एक नहीं, हमारे पास अभिषेक बनर्जी के तरह एक लीडर है जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं। अब 2021 में देखिए, सब शिप जंप कर रहे थे, कोट अनकोट डेपुटी मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी और बहुत सारे लोग लाइन लग गए थे बीजेपी को जाने के लिए। और मेरे दोस्त अभी है, उनको पता है क्या उन किस तरह से बिल्कुल खुला सब छोटा गाय की तरह जाम करते थे। वो कह रहे हैं आप ममता राज में इतना जंगल राज है, बदलाव होना चाहिए, बुरा हाल है, 2 चरणों में चुनाव क्यों? नहीं सुने, हम जवाब देंगे। उनका पूरा नैरेटिव बीजेपी का है। कल ही एक उनका बहुत चुने हुए एक इंटेलेक्चुअल डॉक्टर ममता मोदी जी के सभा में जाके ज्वाइन किया गया है। राम और बाम ये सिर्फ एक बिंदु का डिफरेंस है, एक ही है, राम और बाम। बाम से मतलब लेफ्ट बेसिकली बीजेपी के साथ मिला हुआ इन चुनावों में, आप ये कह रहे हैं? बिंदु जोड़ दीजिए, राम हो जाएगी। जो वोट है ना, लॉक स्टॉक एंड बैरल बाम के वोट तो बीजेपी में चला गया 2016 के बाद, इसीलिए बीजेपी के वोट। मनोजित, आप प्रभु राम के साथ नहीं, आप राम विरोधी हैं क्या? मतलब आप वो राम और वाम, आप राम के खिलाफ हैं क्या? आप तो ऐसे बोल रहे हैं। राम के खिलाफ नहीं है, राम के नाम पे जो धप्पा है उन लोगों को खिलाफ है। चूंकि आपने जोड़ा वो राम, आपने चूंकि जोड़ा मनोजित भाई कि वो राम और वाम है, आप क्या एंटी राम है? मैं इसलिए मुझे लगा आप एंटी राम होंगे शायद। ये प्रतीकी है भाई, ये सिंबॉलिक है। समझ गया शहजाद, ठीक है मनोजित भाई, मैं समझ गया शहजाद, दीजिए जवाब। विवेक जी का दीदी आ रही हैं, वो कह रहे हैं। मैं उस पर भी आ रहा हूं, पर 20 सेकंड विवेक जी के साथ। विवेक जी ने बोला कि ये 1 फेज और 2 फेज में करा रहे हैं, क्योंकि इनके पास 1 कैंपेनर है, उनके पास 10 कैंपेनर है। मोहम्मद सलीम, 1 फेज में या मैक्सिमम 2 फेज में चुनाव कीजिए। पिछली बार 8 फेज में हुआ तो एंटी सोशल एलिमेंट इधर उधर जा रहे थे। ये किसने बोला? मोहम्मद सलीम, CPIM स्टेट सेक्रेटरी। विवेक जी से बड़े नेता थोड़ी ना, कैसी बातें करते हैं मोहम्मद सलीम का हिंदू में, मैं आपको कोट कर देता हूं, विवेक जी से बड़े नेता थोड़ी ना भाई। हिंदू का बयान छपा हुआ है अभी 26 मार्च, ये मार्च 2026 का है। सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए सर। इलेक्शन डेट्स कैसे फिक्स होती थी पता है? राजीव जी की असैसिनेशन हुई तो TN शेषन साहब ने चुनाव को डिले करवा दिया, कांग्रेस फायदा ले ले। TN शेषन ने ऑन रिकॉर्ड बोला, राजीव गांधी बुला के बोलते थे कि ये डेट पे चुनाव करो। फिर वो कोई टॉयलेट ब्रेक में जाता था, गोपाल स्वामी जी ने उनका जिक्र किया है लेटर लिख के कि टॉयलेट ब्रेक पे जाते हैं, फ़ोन करते, सोनिया जी कब करना है चुनाव? सोनिया जी का जवाब आ गया, फिर जाते थे, टॉयलेट हो गया, फिर से टॉयलेट आती थी। तो ये चलता था उनका। अब आते हैं हमारे दूसरे भाई पे। ये चुनाव राम बनाम बाबरी है। R से राष्ट्रीय सुरक्षा, A से अर्थव्यवस्था, M से मेक बंगाल ग्रेट अगेन। एक टाइम पर बंगाल FDI में कितना योगदान देता था, 25% इकोनॉमी को गवर्न करता था, और आज 1% से कम है उसका योगदान। लेकिन आज सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति महाजंगल राज की बंगाल में है। तो और आखिरी बात, 10 सेकंड, बोलिए। हमारे बंगाल में जागोमा बोलने वाली को पीटा जाता है और बाबरी जिंदाबाद बोलने वाले को ये लोग संरक्षण देते हैं। हम ये बाबरी और भारी के बचाव में जो है ना, हार करेंगे। बाबरी और भारी हारेगा। ठीक है, हुमायूं कबीर का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन शहजाद और भारी भी घुसपैठिया। एक मिनट में मनोजित भाई, एक मिनट, आप सवाल तो ये भी उठेगा ना कि वहां एक चेहरा है, वहां ममता बनर्जी है, आपके पास चेहरा नहीं है। ममता वर्सेस कौन, ये सवाल अगर उठेगा, जो अक्सर आप ही लोग पूछा करते थे जब आपका CM होता था और ऑपोजिशन के पास CM फेस नहीं होता था, तो ममता वर्सेस कौन की लड़ाई में आपका चेहरा कौन होगा? ये सवाल क्या पूछा जाएगा चुनाव के दौरान या नहीं? अमन जी, ये चुनाव ममता बनाम पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल है, और पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल का प्रतिनिधित्व बीजेपी कर रही है। मैं तो ये भी कहूंगा कि लेफ्ट के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो TMC ने मारे हैं ना, उनके लिए भी लड़ाई हमने लड़ी है। विवेक जी तो उनकी जाके बगल में बैठ जाते हैं। लेफ्ट के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता को जो पोस्ट पोल वायलेंस में मारा है, अगर एक पार्टी, एक नेता उनके साथ खड़ा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सुवेंदु अधिकारी जी, हम लड़े थे इनके लिए। मनोजीत मंडल बोल रहे हैं लेफ्ट आपकी तरफ से खेल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं कि लेफ्ट के कार्यकर्ताओं की
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, भाजपा के कार्यकर्ताओं की, राष्ट्रवादियों की, बंगालियों की लड़ाई हम लड़ते हैं। सबका ये बदला केवल लेगा। घुसपैठियों के साथ है। सबका बदला लेगा तेरा। हाँ, हम सबका हिसाब लेंगे। चलिए ठीक है। मनोजीत मंडल बोलिए। मनोजीत भाई बोलिए, आप बोलना चाह रहे, फिर हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। नहीं, पहली बात है, शहजाद भाई बहुत एक्साइटेड होते हैं, बंगाली के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं कि बांग्ला नाम का कोई भाषा ही नहीं है। उनके देख लीजिए, उनके बहुत बड़े नेता, उनसे थोड़ा बहुत होगा, क्या नाम है, मालिक बादशाह, उन्होंने क्या बांग्ला नाम का कोई भाषा ही नहीं है। और देखिए किस तरह से बंगालियों को, सब बड़े बड़े बंगाली, अमर्त्य सेन हो से लेके सौरभ गांगुली को दलाल कहते हैं, सौरभ गांगुली को भी दलाल कहते हैं, अमर्त्य सेन को भी दलाल कहते हैं। आवाज नहीं आ रहा मेरे? आ रहा, बोलिए, मैं फ्लोर ऑडियो बढ़ा रहा हूँ। हाँ, बोलिए सर, बोलिए मनोजीत भाई। ये बंगाली के बारे में ये क्या बोलेगा? SIR एंटी बंगाली, इस पर बात करते हैं। SIR बंगाली एंटी बंगाली कैसे? अभी बोलते हैं। हाँ प्लीज। जो 60 लाख लोगों को आपने लाइन में खड़ा किया और अभी उनके नाम नहीं है, इंक्लूडिंग द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो चीफ सेक्रेटरी है उनका नाम लिस्ट में ना है, उनको आप डी वोटर घोषित किए हो, उनका सिटीजनशिप आप उनके नाम पे आप खड़ा कर रहे हो, वो लोग आप जवाब देंगे। आप देख लीजिए, ये लड़ाई होगी मोदी के खिलाफ, मोदी के पॉलिसी के खिलाफ होगी, और बंगाल के जो उन्नयन की धारा है, डेवलपमेंट के जो मकसद है, उसके समर्थन में। यूसुफ पठान बंगाली बोलता है ना? यूसुफ पठान बंगाली बोलता है। अरे तो बिल्कुल, कीर्ति आजाद भी हैं। कीर्ति आजाद भी बंगाली बोलते हैं। कीर्ति और आजाद शत्रुघ्न सिन्हा तो बहुत अच्छी बंगाली बोलते। बंगाली लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज दिया स्टेटस हमने, पर बंगाल, वो यूसुफ पठान बंगाली है। एक सेकंड सुनो, अब मैं आपको बताता हूं। तो बिहार से वहां जाके अभी 5 सेकंड अमन जी, बड़ी गुड बुक्स बनाने के लिए बहुत कुछ शेम ऑन टीम इंडिया भी लिख रहे हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल के वहां के उस कंस्टिट्यूंसी के लिए क्या कुछ नहीं किया जहां पे 40% मुसलमान हैं, सब कुछ कर दिया। 5 बार के वो सांसद रहे, और एक यूसुफ को लाया बाहर से, यूसुफ आया तो उनको हरा दिया। मैं आज सारे बंगाली लोगों को, सभी बंगाली लोगों को, सभी बांग्ला भाषी लोगों को बोलना चाहता हूं कि एक बीजेपी ये आपकी चिंता करती है, ये सब जो है ये केवल एक वोट बैंक के कैदी है, वोट बैंक। ये देखिए, ये बात तो मेरे ख्याल से मनोजीत भाई, ये तो एक मिनट, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी आपके पास आऊंगा, क्योंकि इस बात का जवाब देना वाकई मुश्किल हो जाएगा। एक बंगाली को हरा दिया बाहरी को लाकर, वैसे बारी और बंगाली की अस्मिता की बात करने वाली टीएमसी, एक बंगाली अधीर रंजन चौधरी एक बाहरी को लाकर हरवा दिया, यूसुफ पठान। अच्छा, समझ गए आपके सवाल। हर्षवर्धन जी 30 सेकंड दे दीजिए, मनोजीत बोलना चाह रहे हैं, प्लीज मनोजीत भाई बोलिए। 30 सेकंड हर्षवर्धन जी। बंगाली को हराया, पठान को जिताया, जस्टिफाई करो। अरे सुनिए ना, अरे 250 साल पहले एक वहीं पे एक मिर्जाफर भी आके रहे थे, जिन्होंने हमारा एक बंगाली को हराया था, मिर्जाफर। अधीर चौधरी, अरे अधीर चौधरी आपके साथ होते हैं, बंगालियों के खिलाफ लड़ते थे, आपके साथ होते थे। और यूसुफ पठान के सुनिए, अरे कोई बात नहीं, यूसुफ पठान के तालुका थे मुर्शिदाबाद से, अभी बंगाली भी बोल रहे हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा, बाहरी वाला तो नहीं चलेगा सर। सुनिए, तो कीर्ति आजाद भी है। शहजाद भाई के जब जन्म नहीं हुआ था, शत्रुघ्न सिन्हा बांग्ला फिल्मों में काम किया है, अब देख लीजिए। ये वाले नैरेटिव जो है ना, आपके जन्म से पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी काम किया है। इस नैरेटिव पर मेरे ख्याल से बात होनी चाहिए, जो इन चुनावों में भी होगा, पिछले चुनावों में भी था, कि ये लोग बाहरी लोग हैं भाई, ये बीजेपी वाले, ये जितने ये बाहरी लोग हैं, ये बंगाली बनाम बाहरी चुनाव है। तो ये टीएमसी के अंदर जितने बाहरी हैं, फिर उनकी बात कैसे होगी? हालांकि कीर्ति आजाद बड़ी कोशिश में है, शेम ऑन टीम इंडिया तक लिख दिया उन्होंने, उन्हें पता है बारी के चक्कर में उनका पत्ता ना कट जाए पार्टी से। हर्षवर्धन त्रिपाठी, पता नहीं, अगर भारतीय क्रिकेट टीम की आलोचना करना ये वहां का होना है, तब तो ये बड़ा विचित्र है भाई। स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती, रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की धरती, ये हाल हो गया है। और इसको समझना हो तो सिर्फ अधीर रंजन चौधरी जी ने जो बोला, अरे भाई अब मनोजीत जी बंगाली बहुत टॉलरेंट होते हैं भाई, अब ऐसा नहीं करिए, बहुत सहिष्णु होते हैं, वो उदार भी हैं, बोलने देते हैं सबको, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, एक एक करके, लेकिन एक एक करके करते हैं बंगाली, एक एक करके अपनी टर्न पर, अच्छा लगेगा ना। प्लीज, हर्षवर्धन त्रिपाठी आराम से अपनी टर्न का वेट कर रहे थे, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, आई विल मेक श्योर। बोलिए आप हर्षवर्धन त्रिपाठी। अधीर रंजन चौधरी जी की बात करने से पहले अब मैं ध्यान दिला दूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो भी बंगाल के ही सपूत थे।
तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वो भी बंगाली कभी किसी से डरा नहीं, वो बंगाल विभाजन के खिलाफ भी लड़े, सारी लड़ाई लड़े, और उनका ही नारा था जो कश्मीर तक की एकता कर दी 370 हटा के। तो एजेंडे के तौर पर अगर आप देखें तो देश एक करने का एजेंडा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया, एक बंगाली नहीं किया। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों, और हम सब पूरे गर्व के साथ गाते हैं। लेकिन कलकत्ता को एबंडन कर दिया कम्युनिस्टों ने और ममता जी ने मिलकर। जो शहर लंदन से भी शानदार होना चाहिए था, उस शहर का यह हाल कर दिया। पुरानी एकदम लगता है कि कहां कैसी जो इमारतें भव्य होनी चाहिए थी, क्या हाल हो गया। और इसको समझना हो तो उसको जरा समझिए। अधीर रंजन चौधरी जब चुनाव हारे यूसुफ पठान से, तो उन्होंने कहा कि बताइए, इतने वर्षों से मैं जीत रहा था और अब मुसलमानों को यूसुफ पठान अच्छा लग गया। बस यही समझ लीजिए आप। बंगाल अधीर रंजन चौधरी की उस पीड़ा को, और शब्दशः मुझे बयान याद नहीं आ रहा है, वो अगर चलवा देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, अभी इस डिबेट के लिए बड़ा मौजू हो जाएगा। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव हारने के बाद कहा कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, मुर्शिदाबाद के लिए अपना सब कुछ मैंने यहीं दे दिया। भाई सीधी सी बात है, इसको सर ऐसा पठान आता है, इसको डायरेक्टली बोले ना, उन्होंने मुसलमानों के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन उन मुसलमानों को जब कोई पठान मिला तो अधीर रंजन चौधरी को लात मारकर भगा दिया, वोट कर दिया। सिंपल। बहुत पीड़ा में थे, हैं? भाषा के ऊपर कौम अधीर रंजन ओवर बहुत भाषा। पीड़ा में थे। हाँ, और यूसुफ पठान को ना तो बांग्ला आती ठीक है, है। अच्छा, एक बार यूसुफ पठान वहां के बारे में जानते हैं। संदीप दीक्षित से बात की मेरे सहयोगी अरुण ने, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मनोजीत भाई, आपको पूरा मौका दूंगा। एक बार कांग्रेस का भी जानना बहुत जरूरी है। संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं, अरुण सिंह ने बात की, सुनिए। 5 में स्कोर क्या रहेगा आप लोगों का? मतलब जैसे केरल है, कहां के लिए आप ज्यादा आपको उम्मीद है, और स्कोर क्या रहेगा? देखिए साहब, कांग्रेस समझ लीजिए जो एक तरीके से अकेले लड़ रही है या मेन पार्टी है, वो है आसाम में और केरला में। दोनों में एक तरीके से गठबंधन भी है। हमने कुछ केरला में पुराना गठबंधन है, वो जीतेगा। आसाम में हमने कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, मुझे पूरी तरीके से डिटेल नहीं मालूम, वहाँ हम जीतेंगे। हम लोग हमेशा पौंडीचेरी में गठबंधन के साथ लड़ते हैं, और ये सामान्यता ये होता है कि हम जिससे हम गठबंधन करते हैं वो बड़ा दल तमिलनाडु में सरकार बनाता है और हम लोग पौंडीचेरी में बनाते हैं, तो वहाँ दोनों में ये मामला जो है क्लियर रहेगा। बंगाल में इतना हमें मालूम है कि जीते कोई भी, भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन नहीं जीतेगा। चलिए, गठबंधन की बात हो रही थी, लेफ्ट के भी गठबंधन की बात है, केरल में लेफ्ट के गठबंधन की बात जो है दूसरे राज्यों में भी है, वहां पर कैसे रिएक्ट होगा, एआई की जरूरत होगी। लेकिन पहले मनोजीत भाई आप जवाब दे दीजिए। अब आप बोलिए सर, आपके बीच में आई विल मेक श्योर कोई नहीं बोले। बोलिए मनोजीत। नहीं, वो जो हमारे जो बहुत पुराना सांबादिक मित्र है, आप आइए बंगाल में, आइए, आप देख के जाइए क्या क्या एयरपोर्ट से आके देख के जाइए किस तरह से डेवलपमेंट है। कलकत्ता देखिए, बंगाल देखिए, और आप अधीर चौधरी के इतना एग्जाम्पल क्यों लेते हो? इसी में आप पहले 2 साल से ही ले रहे हो, क्यों? आपके लीडर है क्या? है, इसीलिए मिर्जापुर कहा मैं। सबको पता है वो किसके लिए लड़ रहे थे और किसके खिलाफ बोलते हैं, किसके फेवर में बोलते हैं। बंगाली है, बंगाल में मिर्जापुर नहीं होते हैं भाई, बंगाल में मिर्जापुर नहीं होते हैं। यही अगर बीजेपी बोलती तो आप बोलते किसी बंगाली को मिर्जाफर कह रहे हैं। आपने बोला मेरे को टाइम देंगे। अरे मैं सवाल तो पूछ सकता हूँ, आप बोलिए, कोई पैनलिस्ट नहीं बोलेगा, मैं पूछ सकता हूँ सवाल। बिल्कुल मनोजीत जी। शुभेंदु अधिकारी भी बंगाली है, किसके साथ है और किसने पाल पोस के बड़ा किया? वो भी एक मिर्जाफरी है। और वो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, मतलब है बंगाली संस्कृति है अस्मिता, गर्व, ऐसे बड़े सारे मीर जाफर आपकी पार्टी में आ गए हैं, आपने फूल मालाएं पहना के स्वागत किया है, पता है ना आपको? एक ही माँ होगा, एक ही बाप होगा, एक ही पाठक होगा। मैं कह रहा हूँ मनोजीत भाई, ऐसे बड़े सारे जिनको आप मीर जाफर कहते थे, वो सारे आपकी पार्टी में आए हैं। हमारा इसीलिए हमारा दिल बहुत बड़ा है। अच्छा, ठीक है, वो गद्दार नहीं रहते। चलिए, अब शहजाद बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं विवेक भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है मनोजीत जी, ठीक है मनोजीत जी, प्लीज। हाँ प्लीज शहजाद। अभी और क्योंकि हर्षवर्धन जी और विवेक दोनों बैठे हैं, महुआ मोइत्रा ने अभी बोला है कि टीएमसी में अगर आप नहीं है तो आप बंगाली नहीं है। तो अब ये अधीर रंजन जी को भी गाली दे रहे हैं और ये विवेक जी सुन रहे हैं, और किसके लिए गाली दे रहे हैं? जिसने कौम को भाषा के ऊपर रखा है, ऐसे व्यक्ति के बचाव में गाली दे रहे हैं, एक बंगाली को। अच्छा, इन्होंने तो राष्ट्रपति को भी गाली दे दी। इन्होंने बोला कि ये राष्ट्रपति भी क्यों आते हैं जो आपके साथ है वो मीर जाफर है, वो तो कह रहे हैं ना वो बंगाल। अभी तो नहीं, सुनिए ना 10 सेकेंड। अभी तो कहा गया कि ये राष्ट्रपति क्यों मुंह उठाकर आ गई, क्यों संथाल के लिए बोलती हैं,
क्यों इसको कॉन्क्लेव करना है संथालों का, ये तक बोल गए इनके नेता। और इन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे राष्ट्रपति का सम्मान करने, आदिवासी समाज के रिसेप्शन में हम नहीं जाएंगे, हम नहीं अलाउ करेंगे ऑर्गेनाइज करना, ये तक कह दिया इन्होंने। तो देश के राष्ट्रपति को बाहर कह दिया। पर जो यूसुफ पठान है वो इनका है, पठान इनका है, प्रेसिडेंट इनका नहीं है। मेरी बात आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। मनोजीत जी अभी फिर बीच में बोलते हैं तो लगता है घबराहट है। देखिए वो आपके बीच में नहीं बोल रहे ना। प्रेसिडेंट बाहरी है, पठान इनका है, आरजी कर की बेटी बाहरी है, घुसपैठिया इनका है, ये जो बाबरी बोलने वाला चिल्लाने वाला हुमायूं इनका है, पर जो जागो मां बोलती है वो बाहरी है। अब ये बंगाल के चुनाव की लड़ाई नहीं है। हुमायूं तो कबीर तो कहते हैं वो तो आपके एजेंट बन गए, वो तो छोड़ दिए उन्होंने। तो इनको काहे मंत्री बना के रखा था, अरेस्ट करो ना। अभी भी अरेस्ट नहीं किया उसको। एक एफबी का पोस्ट कोई डालता है तो उसको 11 साल जेल में डाल देते। सुनिए, आखिरी बात कह रहा हूं, चुनाव आते जाते रहते हैं, ये बंगाल की संस्कृति और सभ्यता को बचाने का। और जो बांग्लादेश में हमने देखा है ना, दीपू दास ना कोई बने, ये बचाने का चुनाव है। चलिए बोलिए आप, कोई दीपू दास ना बने। बोलिए, फिर मैं विवेक आ रहा हूं। बोलिए मनोजीत जी। आप भाई साहब ठीक, हुमायूं कबीर को किसने अब सिक्योरिटी दिया है? सीआरपीएफ, आपने दिए हो। आप जेल डालो ना उसको। किसके लिए? अरे किसके लिए लड़ते हैं? आपके लिए। शुड ही गो टू जेल। पैसा, अरे ऐसे कैसे चलेगा? नहीं ठीक है। सारा पैसा करोड़ों, सुनिए, करोड़ों का रुपया बाबरी मस्जिद के लिए उड़ रहे थे हवा में, कैश। आपके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कहाँ है भाई? क्योंकि आपके एजेंट है, इसीलिए सबको आप तो पता मना है। करते हैं ना, ऐसे सीबीआई डायरेक्ट एंट्री लेती है तो आपको प्रॉब्लम होती है ना सर। फिर से मिलेंगे और रसगुल्ला भी खिलाएंगे। 4 तारीख को यहाँ से जा रहा हो दिल्ली, रसगुल्ला लेके जाएंगे, सजद भाई के लिए भी जाएंगे। स्वागत है आपका मनोजीत भाई, स्वागत है। कोई जलेबी ला रहा था, क्या हो गया जलेबी का? देखा ना आपने? जलेबी का क्या हुआ? रसमलाई भी थी, रसमलाई अभी बीच में रसमलाई भी। पर मैं संदेश प्रेफर करता हूं, मैं संदेश आपको खिलाऊंगा। आई विल गिव यू संदेश। ठीक है विवेक भाई, कौन खाएगा संदेश, बीजेपी या टीएमसी? सुनिए, आपके हिस्से में क्या आना है बताइए। नहीं, पहली बात तो ये है, नहीं बिल्कुल सर, लेकिन सबसे पहली बात ये है सर कि क्या आप चोपड़ा हैं, पंजाबी हैं? हाँ जी। सबसे लार्ज हार्टेड लोग मैं पंजाबियों को मानता हूं, तो डज बीइंग अ लार्ज हार्टेड पंजाबी मींस यू, मतलब बाकी लोगों को आप टॉलरेट नहीं करेंगे क्या? सर माय फादर वाज इन डिफेंस, पहली पोस्टिंग कश्मीर, दूसरी चंडीगढ़ में पैदा हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। तो लेकिन हम यूपी से थे, लेकिन जितना लार्ज हार्टेड हमने पंजाबियों को देखा, तो उसी प्रकार से बंगाली हैं। इफ यू आर अ बंगाली एंड यू स्टैंड फॉर द बंगाली कल्चर, व्हाट डज दैट मीन? कि अगर मैं बंगाली नहीं बोलता हूं तो आई एम अ पॉइंट ऑफ हेट्रेड, यूसुफ पठान कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। और दूसरा सवाल, अगर ये इंटरचेंज कर देते, मैं नहीं कह रहा विवेक भाई, ये मैंने नहीं कहा, टीएमसी बाहरी बोलती है। मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं तो इसके खिलाफ हूं। क्या बाहरी, कौन बाहरी भाई? देश हमारा एक है, कोई कहीं जाए बाहरी क्या होता है, मैं तो उसके साथ हूं। ये तो टीएमसी वाले बाहरी कहते हैं। ऑल्सो अ गुड कैंडिडेट। यस सर, अधीर रंजन चौधरी का भी मान सम्मान है, बहुत अच्छे नेता हैं, यूसुफ पठान भी अच्छे नेता हैं। तो क्या ये जरूरी है कि हम एक को विलिफाई करें और दूसरे को ग्लोरीफाई करें? नहीं, विलिफाई ग्लोरीफाई की बात इंटरचेंज कर देते अमन भाई। विवेक भाई, इसको ऐसे समझिए, एक बार थोड़ा ब्लंट होके बोलने की जरूरत है। इसमें थोड़ा सा ब्लंट होके बोलने की ऐसे जरूरत है। जो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे वो ये कि अधीर रंजन चौधरी ने जिस सीट के लिए, मतलब जहां वो लगातार जीत रहे थे, उन्होंने सब कुछ किया। जैसे कोई पठान आया, वहां के जो वोटर्स है उन्होंने उसका साथ दिया। नहीं, इट इज नॉट दैट। नहीं, ये मैं इस बात को, मैं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, सर मैं तृणमूल कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन यह लॉजिक गलत है कि मुसलमान थे तो पठान जीत गए, कीर्ति आजाद जीत गए, ऐसे नहीं होता। अगर तृणमूल कांग्रेस का वहां पे एक आधार है, हम उसके खिलाफ है, फिर भी ये मानना तो पड़ेगा ना, उनका एक आधार है। अगर अधीर रंजन चौधरी लड़ते टीएमसी पे और यूसुफ पठान लड़ते कांग्रेस पे, तो क्या गारंटी से आप कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी फिर भी हारते? क्या पता, ये नहीं होता ना। हर पार्टी की अपनी ब्रांड वैल्यू होती है, हर पार्टी की अपनी स्टैंडिंग होती है। अब हर चीज के अंदर एक धर्म को घुसा देना कि साहब वो यूसुफ पठान था। अरे ये मैंने नहीं कहा, ये जो हारे उन्होंने कहा है। अरे उनको क्यों गलत बता रहे हैं? अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, ये स्वयं अधीर रंजन चौधरी का दर्द था। कांग्रेस का स्टैंड नहीं है कम से कम। अरे वो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, कैसे जीत गए?
कीर्ति आजाद भी जीते हैं ना तो सर, यानी कि शत्रुघ्न बाहरी सिन्हा वाला भी मुद्दा जीते नहीं है हैं ना, सर। यानी कि बाहरी वाला मुद्दा नहीं है ना, मैं भी तो वही समझा रहा हूँ। नहीं, हम बाहरी और और आप एक अंदर क्या साथ होता हैं। है, ये बोला ना मनोजीत मंडल ने, शत्रुघ्न सिन्हा ने करी है बंगाली फिल्में भी। तो फिर बीजेपी Please, वाले well भारी aware of कैसे the हो जाते हैं Bangla फिर? culture, तो people know more। फिर बीजेपी वाले भारी कैसे हो जाते हैं जब फिर? शहजाद पूनावाला कहते हैं, एक सेकंड सर सुने सुने, जब शहजाद पूनावाला कहते हर्षवर्धन जी आ हैं रहा हूं। हम इलेक्शन जीतते हैं, इसका मतलब लोग हमें प्रेम करते हैं, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है, तो ये केरल में कम्युनिस्टों के लिए भी ट्रू है, ये अन्य लोगों के लिए बंगाल में भी ट्रू है, बाय द सेम लॉजिक। तो अब आप जो है ये नहीं कह सकते ना कि वन रूल इज एप्लीकेबल टू बीजेपी, इन अदर स्टेट्स वो एप्लीकेबल नहीं है, ये तो कोई बात नहीं हुई। चलिए ठीक है, लोग पसंद करते हैं लेफ्ट को केरल मैं में, इलेक्शन केरल की में भी आते बात हैं। कर लेता हूँ ना। नहीं, मैं हाँ बोलिए मैं शहजाद, फिर अमरीश हर्षवर्धन जी आ रहा हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ, और मैं विवेक जी का गठबंधन आज भी फुरफुरा शरीफ के साथ है, पर दूसरों को बोलेंगे मजहब और धर्म की राजनीति मत करो। तो फुरफुरा शरीफ क्या बंगाल के डेवलपमेंट इंडेक्स पे बोलता है क्या? 50 करोड़ हिंदू को मारने की बात की थी उसने, उसके साथ आपका गठबंधन है। वो बाबरी जिंदाबाद बोलने वाले लोगों को कंडेम नहीं कर पा रहा। कहता है कि लाल सलाम तो मेरे को विवेक क्या जी, मैंने आपके समस्या है? बीच में नहीं बोला। अब मैं आपको एक ही टेस्ट दे रहा हूँ, एक टेस्ट। बोलो आई कॉन्डेम बाबरी जिंदाबाद। जी, बोलो आई कॉन्डेम बाबरी जिंदाबाद। आई कॉन्डेम बाबरी जिंदाबाद, व्हाट डज दैट मीन? आई कॉन्डेम बाबरी जिंदाबाद I'm not बोलो। clear what हुमायूं you कबीर बोल रहा है बोलने के बंगाल में। बाद रियलाइज हुआ आई क्या बोल गया। कॉन्डेम बाबरी जिंदाबाद, व्हाट डज दैट मीन? अरे बाबरी भाई, अगर जिंदाबाद जो हुमायूं- हुमायूं अगर वो कबीर नारा हुमायूं लगाता है कबीर, उसको कंडेम करते सुन हैं। लीजिए सर, सुन लीजिए, अरे सुनिए 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 सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अगर एक आदमी कम्युनल टेंशंस को फ्लेयर अप करने के लिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन दूसरी बात आप मुझे बताइए सर, बैलेंस करने के हिंदू चक्कर में कम्युनिटी बोल का देते क्या हैं, लेना हिंदू या देना? मुसलमान। वो मुसलमान है, वो अपनी मस्जिद बनाए, वो अपनी मस्जिद ना बनाए, वो उसका अच्छा नाम जो जी, मर्जी वो रखे, अपनी इट डिपेंड्स ऑन मस्जिद हिम, लेट हिम चलेगी। डू इट। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी- How am I bothered? हर्षवर्धन And त्रिपाठी- why should I be छोड़ bothered? दीजिए, I सारे don't मुद्दे give a damn. चुनावों में होंगे, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी वैसे बंगाल की लड़ाई को लेकर आपका एनालिसिस क्या है? क्या बीजेपी का चांस है, नहीं है, या दीदी चौका बाकी लगाने जा रही है, बंगाली प्राइड, एसआईआर, एंटी बंगाली, आपकी क्या रीडिंग है सर? हर्षवर्धन अमन त्रिपाठी। भाई, मैं अपनी रीडिंग दूंगा, लेकिन पहले एक जरूरी चिन्हित करना जरूरी है। पहली बात तो हम लोग जो बात कर रहे हैं तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, यस एग्जैक्टली। न किसी अमन चोपड़ा ने कहा था, न मनोजीत मंडल ने कहा था, न हर्षवर्धन त्रिपाठी, न शहजाद पूनावाला। लेकिन विवेक श्रीवास्तव को पहले क्या ध्यान में आया? पहले चोपड़ा। आप इसको ध्यान से सुनिए भैया, चोपड़ा, त्रिपाठी, पूनावाला, श्रीवास्तव, मंडल से बाहर निकलिए। आप अभी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये करना है, जाति खोजनी है, आपको ये जरूर करना है। इसके अलावा आपको कोई मैंने जाति राजनीति नहीं है। खोजी, मैंने ये आपने बंगाली अस्मिता कोशिश पे की। बात करी। यही एक यही करके, एक अच्छा, करके। विवेक जी कमाल है। बीच में नहीं, विवेक जी बीच में नहीं, अच्छा नहीं लगेगा सर, प्लीज। देखिए, हर्षवर्धन जो जी। लोग भी देख रहे हैं, इनकी बात में बंगाली अस्मिता कहां से आ रही है? हम लोग तो शुरू में, और मैंने भी शुरू में कहा, रविन्द्रनाथ ठाकुर से लेकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तक, हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान लिखने वाले दो के दोनों वहीं के हैं। स्वामी विवेकानंद के मानने वाले हम लोग हैं। तो हम लोग तो वो बात कर ही ले, लेकिन कमाल की बात कि जिस पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उनको बंगाली बता देना, उनको बंगाली नहीं बताना, बाहर का बता देना। अब आपने जो सवाल पूछा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत ताकतवर है जी। कम्युनिस्टों और कांग्रेस को शून्य कर दिया है उन्होंने, इनकी कोई हैसियत नहीं रह गई है, ये लाख कोशिश करके भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये ममता को और बड़ी बना देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से अपनी ताकत बढ़ाई है। ठीक है। 15 साल की ममता बनर्जी के साथ लाभ यह है कि उनका मसल पावर, मनी पावर, गुंडागर्दी वाला पावर और फ्रीबीज पॉलिटिक्स जमकर जो कर रही हैं, वो सब उनके पक्ष में है। लेकिन आरजी कार लोगों को ध्यान में आता है, संदेश खाली लोगों को ध्यान में आता है। वो ममता बनर्जी याद आती है जो 2005 में घुसपैठियों पे कागज फेंक देती थी लोकसभा अध्यक्ष की चेयर पर, और अब कहती है घुसपैठी गायब हो गए। अब उनके लिए कह रही कि हिंदू तो बचे इसलिए हैं क्योंकि हमारा शासन है। तो मुझे लगता है ये चुनाव पूरी तरह से उसी पर होने वाला है। एसआईआर वगैरह उसका बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसा एक बार कीर्ति आजाद का भी रिएक्शन आ गया, एक बार सुना देते हैं। एक मिनट, कीर्ति आजाद को सुनिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री की तरह घूम रहे हैं देश में, पार्लियामेंट में आके एक बार भी आकर उन्होंने जवाब नहीं दिया है। और इस बार ऐसा मुंह का खाएगी बंगाल में कि चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वो दोबारा फिर वहाँ लड़ने का प्रयास नहीं करेगी। और ये सभी जानते हैं कि पहले आज जो भारत में सुनाई देता है या दिखाई देता है वो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ही बंगाल में हो गया रहता है। तो बंगाल की इस जीत 2026 में जो जीत होगी वो 2029 का आगाज़ होगी भारतीय जनता पार्टी की समाप्ति की अपने देश के अंदर।
2026 की जीत शहजाद पूनावाला, 2029 के आप लोगों के मोदी शासन के अंत की शुरुआत होगी। नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा शासन दिया है। एसएससी स्कैम करवाकर, राशन स्कैम करवाकर, कैटल स्मगलिंग स्कैम करवाकर, कोल स्मगलिंग स्कैम करवाकर, वो सारे स्कैम की वजह से ही जीतने वाले ये लोग। मतलब कीर्ति आजाद जी को तो वैसे भारतीय क्रिकेट टीम से भी ऐतराज है। वहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि मंदिर क्यों गए, वहाँ पे हिंदुओं का जीना बंगाल में मुश्किल कर दिया है। जय श्री राम बोलो तो जेल में डालते हैं, जागो माँ बोलो तो पीट देते हैं, पर बाबरी जिंदाबाद बोल सकते हैं। ये कीर्ति आज़ाद की पार्टी के कृत्य है वहाँ पर। और जो वहाँ पर महाजंगलराज आरजी कर से लेकर संदेशखाली में बेटियों के साथ अत्याचार होता है तो बेटी पर ही इल्ज़ाम डाला जाता है। ममता बनर्जी ने एक बेटी के बारे में बोला कि ये बेटी प्रेग्नेंट इसलिए हुई, लव अफेयर था, रेप हुआ था। अभी कन्विक्ट हुआ टीएमसी का नेता, उस पर क्या बोलेंगी ममता तो बनर्जी? बड़ा इशू क्या है आपके हिसाब से शहजाद? बड़ा इशू क्या है? बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। माँ माटी मानुष इनका नारा था ना, आज वहां पर माँ रो रही है, माटी लूटी जा रही है और मानुष की जो भी अधिकार है वो बाहरी लेकर जा रहा है। ये बाहरी बाबरी और भ्रष्टाचारी, इनको हटाना है। ये तो विवेक भी मानते हैं। विवेक, बदलाव तो आप भी चाहते हैं मेरे ख्याल से। विवेक, अब वो बीजेपी है, लेफ्ट है, वो तो जनता तय करेगी मेरे ख्याल से। कांग्रेस जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें हम लोग तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हैं। जो भी घटनाएं हुई बंगाल में, अगर वो एंटी पीपल थी, हमने भी प्रोटेस्ट किया। वृंदा करात थी, मोहम्मद सलीम थे, सबको देखा, मीडिया पे देखा, आपके चैनलों पे देखा, ये एक अलग इशू है। लेकिन ये भी हमारा मानना है कि जिस तरीके की राजनीति का इंट्रोडक्शन बीजेपी ने बंगाल में किया है वो डेंजरस ट्रेंड है। कैसा? आप एक रिलीजियस कम्युनल तरह की अगर पॉलिटिक्स करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी। आप लॉ एंड ऑर्डर पे लड़िए। फॉर एग्जांपल आप बोलिए साहब की, आप बाकी अच्छे इश्यूज पे लड़िए तो समझ आता है। उदाहरण, जब बीजेपी ने कम्युनलाइज किया, उदाहरण क्या होता है? फॉर एग्जांपल जय श्री राम बोल करके लोगों को जबरदस्ती, मैं जय श्री राम के नारे की बात करता हूं। प्रेम का नारा था, उसको नफरत का नारा इन लोगों ने बनाया। कैसे? भगवान राम के पावन नाम का क्या दुरुपयोग करा है? मतलब भाई, जय श्री राम बोलने पर अगर अंदर हो रहा है, कोई एफआईआर हो रही है तो उसके खिलाफ तो बोलेंगे ना आप भी। पंडालों में घुस करके राजनीति करी। अरे मुहर्रम की वजह से दुर्गा मूर्ति विसर्जन अगर टलेगा तो उस पर तो आप भी बोलेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? दुर्गा मूर्ति विसर्जन टलेगा तो उसमें तो आपकी भी नाराजगी होगी। बीजे हमारी एक सेकंड, मैं घोर आपत्ति करता हूं। तृणमूल कांग्रेस मैं 5 सेकंड लूंगा। मैं भारतीय मुसलमान हूं, अल्लाह अकबर बोल के क्या कुछ नहीं हुआ, कोई नफरती नारा नहीं बोलता और ना बोलना चाहिए। पर जय श्री राम में कुछ नहीं हुआ, जेल में गए तो नफरती नारा।